अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, और ये प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 1 है। पास पेपर हम कर रहे हैं मई जून 18 2022 का। और इसमें हमसे कैश बुक भी बनवाएगा और उसके बाद हमसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनवाएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि बैंक का डेबिट, हमारा डेबिट क्रेडिट और बैंक का डेबिट क्रेडिट उल्टा होता है। मैं उसको एक दफा फिर से रिपीट करता हूँ। सीन ये होता है कि आपके बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं ना, वो आपका एसेट है, वो आपके लिए डेबिट है। लेकिन आपके पैसे जो बैंक के पास पड़े हुए हैं ना, बैंक उसको अपना एसेट नहीं कह सकता, बैंक के लिए वो उधार है। बैंक के ऊपर वो लायबिलिटी, क्योंकि वो आपके पैसे हैं, आप जब मर्जी बैंक से वापस मांग सकते हो, और बैंक ऑब्लाइज्ड है कि बैंक ने आपको पे करना है। इसलिए जो आपके लिए डेबिट है, एसेट है, बैंक के लिए वो एक लायबिलिटी है। इट मीन्स के आपके लिए जो डेबिट है वो बैंक के लिए क्रेडिट है, जो बैंक के लिए डेबिट है वो आपके लिए क्रेडिट है। बैंक तब डेबिट कहेगा जब उसने आपको उधार दिए होंगे, तब आपके पैसे नहीं होंगे, बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट दिया हुआ तो वो बैंक के पैसे, तो बैंक उसको डेबिट कहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं ऑन 1 मई 2018 द बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम्स ऑफ नूरीज कैश बुक। हम नूरी हैं और हम अपनी कैश बुक की बात करें, हमारे पास $350 डेबिट, मतलब हमारे हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट में कैश बुक कह रही है कि $350 पड़े हुए हैं, और डेबिट लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा एसेट है, यानी हमारे पैसे पड़े हुए हैं। नूरी रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट 1 मई 2018। अब एक बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आई, विच शोड अ बैलेंस ऑफ $400 क्रेडिट। बैंक शो कर रहा है कि 400 क्रेडिट, लेकिन बैंक का क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आपका डेबिट ही है। देखो, हमारा 350 डेबिट था, बैंक का 400 क्रेडिट है। डिफरेंस है इन दोनों में $50 का, लेकिन बैंक का क्रेडिट हमारा डेबिट होता है। ठीक है, इसको मैं कहीं पे लिख भी देता हूँ, बैंक का क्रेडिट क्यों हमारा डेबिट होता है। क्योंकि बैंक का क्रेडिट का मतलब है कि बैंक का उधार, बैंक के ऊपर ये लाइबिलिटी है, बैंक के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उसने आपके पैसे, आप जब उससे कहेंगे उसने आपको वापस करना है। तो बैंक आपके पैसे, अगर आपके पैसे बैंक अकाउंट में पड़े होते हैं, बैंक उसको एज एन एसेट नहीं देखता, बैंक उसको एज एन लाइबिलिटी देखता। लेकिन इसको मैं समझा रहा हूँ बार बार, लेकिन मैं इसको फिर यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंपल सी बात है, हमारा डेबिट तो हमारा एसेट है, लेकिन अगर बैंक स्टेटमेंट डेबिट इज आवर क्रेडिट, ठीक है, इसी तरह एंड बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट इज आवर डेबिट। इसमें मैं और भी आगे डिटेल में बताऊँ, तो बैंक स्टेटमेंट की जो डेबिट साइड पे एंट्री आ रही होगी वो हमारी कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आएगी। बैंक स्टेटमेंट की जो क्रेडिट साइड पे एंट्री आ रही होगी वो हमारी कैश बुक के डेबिट साइड पे आएगी। मैं इसके फिर रीजन बता देता हूँ। आपका बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, वो आपके लिए एसेट है, लेकिन वो जो आपका पैसा बैंक के बैंक अकाउंट में पड़ा होता है, वो उसको एसेट नहीं कह सकता, वो उसके लिए वो उधार लाइबिलिटी, क्योंकि उसने आपको वो पैसे जब भी आप आएंगे देने हैं, तो बैंक उसको क्रेडिट लिखता है हमेशा। बैंक स्टेटमेंट डेबिट इज आवर क्रेडिट एंड बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट इज आवर डेबिट। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यानी कि बैंक कह रहा है कि उसके हिसाब से ₹400 पड़े हुए हैं आपके, उसके पास जो वो उसने आपको दे रहे हैं, इसलिए उसने क्रेडिट का लफ्ज इस्तेमाल किया। आपके मुताबिक 350 पड़े हुए हैं, 50 का फर्क है, बैंक कह रहा है 50 से ज्यादा है। नोडी कंपेयर्ड और कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट फाउंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस। उसने कंपेयर किया और कुछ डिफरेंसेस थे। एंट्रीज रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट। एंट्रीज रिकॉर्डेड ये हमने कैश बुक में लिख ली थी, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में एंट्रीज नहीं लिखी हुई। दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट, यानी ये बैंक ने गलतियां की हैं। इसमें ये वही है, स्टैंडिंग ऑर्डर होगा, डेबिट होगा, नाम ना भी लिया हो तो उसने सिंपल एंट्रियां बताई हुई हैं। अप्रैल 20 को चेक नंबर 270 पे टू जीगन $570, हमने चेक पे किया था जीगन को। 570 का बैंक ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। चेक नंबर 873, वैसे उसने नंबर साथ लिखे हैं, रिसीव एंड बैंक फ्रॉम सोफिया $245। हमने एक चेक रिसीव किया था सोफिया से $245 का, वो हमने बैंक में जमा करवाया, लेकिन बैंक ने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। चेक नंबर 270 ड्राइंग टेकन बाय नूरी, नूरी ने खुद बैंक से कुछ पैसे निकलवा लिए थे एज ए ड्राइंग्स 150, वो भी बैंक ने नहीं रिकॉर्ड की। कुछ कैश सेल्स हुई थी हमारी $300 की, वो जाके हमने बैंक कैश सेल्स बैंक, यानी कि आपकी सेल कैश में हुई थी, वो कैश आपने जाके बैंक में जमा करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया। कैश सेल्स बैंक 300 की, वो बैंक ने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। सिंपल सी बातें हैं, प्लस माइनस करना है हमने बस। अब कुछ एंट्रीज हैं रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट, जब नूरी दोनों को कंपेयर कर दी ना, बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक, बट नॉट इन द कैश बुक। अब वो गलती है जो हमने की हुई है, हमने कैश बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में सही थी। अब ये देखो, क्रिस्टन चेक रेफर टू ड्रॉअर को भी हम मिस करते हैं, या उसको बाद में देखते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड, वेस्ट कैश क्रेडिट ट्रांसफर, बैंक चार्जेस। अब इधर समझ नहीं आ रहा कि ये पैसे आए हैं कि गए हैं, समझ नहीं आ रहा।
लेकिन इधर हमने अपना रूल इस्तेमाल करना है। बैंक स्टेटमेंट का डेबिट आपका क्रेडिट है, मतलब ये जो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे ट्रांजेक्शन लिखी हुई है ना, ये आपकी क्रेडिट साइड पे आएंगी, क्योंकि ये वो एंट्रीज हैं जो बैंक स्टेटमेंट में मौजूद थी, हमने कैश बुक में नहीं लिखी हुई थी, यानी आपने इनकी मदद से अपनी कैश बुक ठीक करनी है। और बैंक स्टेटमेंट का जो क्रेडिट है वो आपका डेबिट है। अब मैं इसमें बड़े आसान सी आपको थोड़ी सी और एग्जांपल देता हूँ। बैंक चार्जेस, ये तो समझ आ रहे हैं कि बैंक चार्जेस हमारे बैंक में से कटते हैं, और जो चीज़ आपके बैंक में से कटे वो आपकी क्रेडिट साइड पे आएगी, क्योंकि आप तो पैसे कट रहे हैं, लेकिन बैंक ने इसको डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि बैंक का डेबिट और हमारा डेबिट उल्टा है। यानी बैंक की जो डेबिट साइड पे अगर बैंक चार्जेस आ रहे हैं तो हमारी कैश बुक है वो क्रेडिट साइड पे आएंगे। इसको क्वेश्चन में करते हैं। बैंक का डेबिट हमारा क्रेडिट है, और हमारा बैंक का क्रेडिट हमारा डेबिट है, और बैंक का डेबिट हमारा क्रेडिट है, उल्टा है। अपडेट द बैंक कॉलम्स इन द नूरिस कैश बुक, ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑफ 1 मई 2018। उसने कहा है कि ये कैश हमने, उसने देखो क्या कहा था कि हमारे पास कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा है 350 का, उसने वो बैलेंस ब्रॉट डाउन खुद लिख दिया 350। वो कह रहा है कि वो गलतियां जो हमने अपनी कैश बुक के अंदर की हैं उनको ठीक करते हैं। अब कैश बुक हमने ठीक करनी है, अब हम वो वाली गलतियां देखेंगे कि जो कैश बुक में नहीं की, कैश बुक में हुई हुई है और बैंक स्टेटमेंट हमने निकाली। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये थी, एंट्रीज रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट नॉट इन द कैश बुक। अब ये वाली एंट्रीज हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले मैं डेट्स नहीं लिख रहा, सबसे पहले उसने लिखा क्रिश्चियन चेक रेफर टू ड्रॉयर। अब पता नहीं चल रहा कि इसको अपनी कैश बुक के डेबिट साइड पे लिखेंगे, कैश बुक के क्रेडिट साइड पे लिखें, नहीं समझ आ रही। मैंने कहा जो बैंक का डेबिट है वो हमारा क्रेडिट है, तो बैंक की ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे आओ, सीधा लिखो क्रिश्चियन, सिंपल, और यहाँ पे लिख दो कितना है 120। छोड़ दो, समझो ना, ये पैसे आए हैं गए हैं, बस उसका जो डेबिट अपनी क्रेडिट साइड पे लिख दो। रीजन मैंने पीछे बता दिया कि जो हमारे पैसे होते हैं वो बैंक उसको लाइबिलिटी एज्यूम करता है, बैंक नहीं, क्योंकि हमें पैसे नहीं होते हैं। डिविडेंड रिसीव, टेक्निकली देखा तो आपको पैसे आए हैं, डिविडेंड रिसीव नाम से पता चल रहा है कि आपको पैसे आए हैं, लेकिन उसने बैंक ने लिखा हुआ है उसको क्रेडिट साइड पे। आपकी क्रेडिट साइड बैंक की स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे, इसको अपनी कैश बुक के हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये फिर से मैं बता दूं, ये वो गलतियां हैं जो जब हमने कैश बुक, नूरी ने कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर किया, तो जो बैंक स्टेटमेंट में ये चीजें मौजूद थी लेकिन कैश बुक के अंदर मौजूद नहीं थी। एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक। पहला स्टेप क्या था, हम अपनी कैश बुक को अपडेट करते हैं। तो अब हम अपनी कैश बुक को अपडेट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। डिविडेंड लिखेंगे यहाँ पे, डिविडेंड कितना रिसीव किया हमने 150 का, बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे था, तो डिविडेंड हम कैश बुक की डेबिट साइड पे लिख देंगे। उसके बाद वेस्ट गैस क्रेडिट ट्रांसफर, कोई गैस का बिल था, जैसे मैंने कहा ना स्टैंडिंग ऑर्डर डेबिट होते हैं, वैसे कोई गैस का बिल आया था, आपको नहीं पता चला, बैंक ने उसको ऑटोमेटिकली पे कर दिया, लेकिन आपको बैंक स्टेटमेंट के थ्रू पता चला हो ये तुम्हारा गैस का एक बिल आया हुआ था जो पे हो चुका है। बैंक की डेबिट साइड पे, आपने क्रेडिट साइड पे लिख देना कैश बुक की, वेस्ट गैस $80, दैट्स ऑल। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस बैंक की डेबिट साइड में, तो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। वैसे भी ये नाम भी बता रहा है कि क्योंकि ये पैसे आपके कट्टे हैं तो ये क्रेडिट साइड पे ही आएंगे। बैंक की डेबिट साइड पे, क्योंकि बैंक का हमेशा उल्टा सिस्टम होता है हमारे साथ, उसकी बैंक की स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे इसलिए वो आए हुए हैं। ये हमने चीजें, ये वो एंट्री थी जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई थी लेकिन कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुई थी। अब हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, अब हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। बड़ी वाली साइड में डेबिट लग रही है, मैं इसका टोटल करूंगा, यहाँ पे 500 आ जाएगा, यहाँ पे भी 500 लिख देता हूँ। ये 5 मार्क्स है, इसमें 1 मार्क्स डेट का होता है, डेट्स आपने खुद लिखनी है, जैसे इन्होंने लिखी है ना 2018 एक दफा लिखना है, इधर May 1 लिखना है। डिविडेंड की क्या डेट थी 25 में, तो इधर 25 में लिखना है। क्रिश्चियन की क्या डेट थी, इधर 22 अप्रैल लिखना है। इसी तरह से सारी चीजें लिखनी है। एनीवेज, तो अब यहाँ पे हम अपना बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं। यहाँ पे हमने बैलेंस कैरी डाउन लिखा है, इसको हम माइनस करते हैं। ये बन जाता है 275, 275 माइनस कर देते हैं 500 में से, ये हमारे पास बन जाएगा 225। और यहाँ पे हमारा एक नया बैलेंस ब्रो डाउन आ जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट का डेबिट हमारी कैश बुक का क्रेडिट है, और बैंक स्टेटमेंट का डेबिट हमारी कैश बुक का क्रेडिट है, उल्टा है। शायद मैं बोलने में भी गलती कर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। बैंक स्टेटमेंट डेबिट इज आवर क्रेडिट, बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट इज आवर डेबिट। मैंने बैलेंस ब्रोट डाउन किया, मेरा 225 यहाँ पे भी आ गया। अब ये मेरा अपडेटेड कैश बुक है, मेरी कैश बुक ठीक होगी। लेकिन अभी भी ये कुछ गलतियां थी जो हमने कैश बुक में लिखी हुई थी लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं थी। अब बैंक स्टेटमेंट को ठीक करते हैं। उसने कहा प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 30 अप्रैल 2019 स्टार्ट विद द बैलेंस फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट 400 क्रेडिट। बैंक स्टेटमेंट जब भी शुरू करते हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से शुरू करते हैं, जो कि था ऊपर उसने लिखा होता 400 क्रेडिट, वो ना भी बताता तो हमने 400 से स्टार्ट करना था। और जो कैश बुक स्टार्ट करते हैं वो हमेशा कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, जो कि थी 350 डेबिट। ये कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट होती है, और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस स्टार्ट होती है।
इजी सीन है। इधर हम आएंगे, सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट का लिखेंगे। हम लिखेंगे बैलेंस, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, जो पुराना बैलेंस था कितना था, 400 क्रेडिट। 400 क्रेडिट का यही मतलब है कि आपके ही पैसे पड़े हुए हैं, टेक्निकली ये डेबिट है, आपका एसेट है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट पे इसको क्रेडिट इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि उल्टा हिसाब होता है। बैंक ने आपके ये 400 रुपया देना है तो बैंक इसको क्रेडिट लिखता है। अब वो एंट्रीज देखते हैं जो कि एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक पर नोट इन द बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक में रिकॉर्ड की हुई थी लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड की हुई थी। पहली एंट्री, चेक नंबर 270 पेड टू जीगन। आपने जीगन को पे किया था चेक, वो आपने कैश बुक में लिख लिया लेकिन आपने यहाँ पे नहीं लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे। आई गेस ये इरेज हो गया, कोई बात नहीं, फिर लिख लेते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 400। उसके बाद आपने चेक पे किया जीगन को, जो बैंक ने नहीं रिकॉर्ड किया, तो आप यहाँ पे लिख दो चेक पे टू जीगन। कितना, ये आई गेस ओवर राइट हो गया, तो मैं इसको पहले नीचे ले रखा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, और इसको मैं फिर से ऊपर ले आता हूँ। देखते हैं हमने कितना चेक पे किया जीगन को। हमने जीगन को जी पे किए हैं 570, हमने पे किए हैं और बैंक ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, तो ऑब्वियस ही बात है ये माइनस हो जाएगा सिंस आप पे कर रहे हो। तो ये टेक्निकली अनप्रेजेंटेड चेक है, यूपी है, नाम से नहीं उसने लिखा हुआ लेकिन पता चल रहा है कि ये एक यूपी है। उसके बाद चेक नंबर 873 रिसीव्ड एंड बैंक फ्रॉम सोफिया। आपने सोफिया से एक चेक रिसीव किया था, वो आपने बैंक में जाके जमा करवा दिया, ये बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। सिंस ये पैसे आए हैं सोफिया से, तो हम इधर लिखेंगे चेक रिसीव सोफिया। ये कितने का था, ये था 245 का, तो ये तो ऐड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आपको चेक दिया सोफिया ने। ये अनक्रेडिटेड चेक्स है, ये वो रसीद हैं जो बैंक ने नहीं रिकॉर्ड की हुई थी, आपने रिकॉर्ड की हुई है। टाइमिंग का इशू आ सकता है, हो सकता है सोफिया ने आपको ये दिया वो चेक, आपने इसको फौरन कैश बुक में लिख लिया था, लेकिन बैंक आपने चेक 10-15 दिन बाद जाके जमा करवाया, तो बैंक ने इसको अभी तक नहीं लिखा हुआ। चेक नंबर 272 ड्रॉइंग्स टेकन बाय नूरी। नूरी ने 150 की ड्रॉइंग्स लेकर गया था, वो हमने बैंक स्टेटमेंट में नहीं रिकॉर्ड की हुई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉइंग्स। कितने की, 150। अब सिंस ड्रॉइंग्स बैंक में से पैसे कम करेंगी तो हम इधर लिख देंगे 150, पैसे कट गए। उसके बाद जी ड्राइंग्स हो गई। कैश सेल्स, आपकी कैश सेल्स हुई थी $300 की, वो फौरन जाके अपने जो पैसे थे वो आपने जाके अपने जमा करवा दिए, किसके अंदर, बैंक के अंदर, कैश सेल्स। तो $300 आपका यहाँ से ऐड हो गया सिंस पैसे आपने जमा करवाए हैं। अब हम इसका जो टोटल करते हैं वो कितना आता है, इट शुड मैच आवर कैश बुक जो अपडेट की है उसका, ये वाला 225 आंसर आना चाहिए। एनीवेज कैलकुलेटर ओपन करते हैं। कैलकुलेटर हमने ओपन कर लिया और अब हम यहाँ पे लिखते हैं 400, 400 -570 प्लस 245 -150 प्लस 300। तो ये 225 आ गया, पॉजिटिव 225। अगर नेगेटिव 225 आता तो ब्रैकेट्स में लिख देते। तो 225 मैच हो गया आंसर हमारा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर एडजस्टेड, कैश बुक भी लिख सकते हैं, एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो वो हमारा, मैं सीबी लिख देता हूँ, जगह कम है, कैश बुक, और ये हमारा कितना आ गया, 225। अब ये 225 जो है ये हमारा इसके साथ मैच होना चाहिए। अगर ये वाला जो हमारा बैलेंस ब्रोड डाउन है ये क्रेडिट साइड पे आ जाता, आ भी सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है, तो पता है क्या होना था, जो ये टू आना ये फिर 225 था, लेकिन फिर इसने -225 आना था, -225। उसका भी हम क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह हमें समझ आएगी। ये हमारे 5 मार्क्स यहाँ से पूरे आ गए, 5 मार्क्स हमारे यहाँ से पूरे आ गए, ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, वो कहते हैं एक्सप्लेन द टर्म रेफर टू द ड्रॉअर। रेफर टू द ड्रॉअर, इसको हम ऐसा करते हैं, देखो ये टर्म थी ना, उसने लिखा हुआ था क्रिश्चियन चेक रेफर टू द ड्रॉअर। अब इसको हम मार्किंग स्कीम से ही देखते हैं, इसकी मार्किंग स्कीम ओपन करते हैं, मार्किंग स्कीम 2 ही है। चलो डाउनलोड ही कर लेते हैं।
ये देखो 225 आया कैश बुक का बैलेंस। फिर उसने ये डेट्स भी लिखी हुई हैं सारी। फिर उसने बैंक स्टेटमेंट बनाई, ठीक है, तो फिर 225 आ गया। उसने ये चीजें लिखी हुई हैं, अमाउंट्स नोट जेट क्रेडिटेड, इसको हमने इग्नोर करना, हमारा आंसर देखो ठीक आ गया। अब हुआ ये था, कहानी ये है कि रेफर टू द ड्रॉयर को देखते हैं कि इस कहानी थी क्या। टेक्निकली हुआ ये है कि देखो जो क्रिश्चियन का है ना, ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है चेक, तो 120 हमारे बैंक में से टेक्निकली माइनस हो रहे हैं। हुआ ये होगा कि क्रिश्चियन ने आपको चेक दिया होगा, ठीक है, उसने आपको चेक दिया 120 डॉलर्स का। आपने क्या किया होगा कि आपने आपने कहा कि हमें पैसे आ गए, आप वो गए चेक लेकर के, आपने चेक जाकर जमा करवा दिया बैंक में। बैंक ने जब वो चेक जमा किया ना, तो उसने वो चेक आपको वापस कर दिया और उसने कहा रेफर टू द ड्रॉअर, कि जिसने आपको ये चेक दिया ना उससे इसको जाकर रेफर करें। क्यों? क्यों, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम देखते हैं। द बैंक हैज डिक्लाइंड पेमेंट। बैंक ने कहा कि हमने ये पेमेंट डिक्लाइन कर दी है। बैंक ने, आपने उसको बैंक जमा करवाया ना, बैंक को चेक जो आपको उसने दिया था, क्या नाम था इसका, क्रिश्चियन ने जो आपको चेक दिया, आप बैंक में लेकर के हमने जमा करवाया, तो बैंक हैज डिक्लाइंड द पेमेंट। डिसऑनर चेक, डिसऑनर चेक का मतलब और डिक्लाइन करना पेमेंट को एक ही मतलब होता है। बिकॉज द ड्रॉअर क्रिश्चियन, मतलब जिसने ओरिजिनली चेक बना के ड्राफ्ट करके आपको दिया था, हैज insufficient funds बैंक insufficient funds in the बैंक, और द चेक वाज इनकरेक्टली ड्राफ्टेड, या तो उसने साइन ही सही किए थे या उस तरह का कोई मसला था। तो बैंक को आपने जाके वो चेक जमा करवाया, द बैंक हैज डिक्लाइंड द पेमेंट दिस ओनर चेक, बैंक ने पेमेंट डिक्लाइन कर दी बिकॉज द ड्रॉअर, ड्रॉअर वो होता है जो चेक को ड्राफ्ट करता है, वो तो क्रिश्चियन ने आपको चेक कर लिख के दिया था ना। बैंक कहता है कि यहाँ तो क्रिश्चियन के भाईजान बैंक में इनसफिशिएंट फंड्स है, उसके बैंक में 120 डॉलर्स भी नहीं पड़े, हम किस तरह आपको पैसे देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में डिडक्ट हो गया, उसने आपको पैसे देने थे ना बैंक ने। यहाँ चेक वॉज इनकरेक्टली ड्राफ्टेड। इनकरेक्टली ड्राफ्टेड का मतलब होता है सिग्नेचर सही नहीं हुए, या के अंदर कोई लिखने में मिस्टेक थी, कुछ भी हो सकता है, रेफर टू द ड्रॉअर का ये मतलब होता है। ये हो गया। अब ये इसका क्वेश्चन है आगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, लेकिन हम इसको स्टार्ट ही कर लेते हैं, इसको भी साथ ही देखते हैं। ये हमें कह रहा है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू जॉर्ज अ क्रेडिट कस्टमर ऑफ नूरी। हम नूरी हैं, हम नूरी के अकाउंटेंट हैं, पहली बात इसमें नोट करने वाली ये, इस क्वेश्चन में ना ये यूं घुमाता है। हमने नूरी के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग करनी है, और जॉर्ज हमारे लिए क्या है, एक कस्टमर है। कस्टमर है, क्रेडिट कस्टमर, यानी कि जॉर्ज हमारे लिए क्या है, ट्रेड रिसीवेबल है। और ट्रेड रिसीवेबल हमेशा हमारा क्या होता है, डेबिट वाला होता है, एसेट होता है, डेबिट साइड पे इसकी एंट्रीज आती हैं। हम नूरी के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम नूरी हैं या नूरी के अकाउंटेंट हैं, और जॉर्ज हमारा क्रेडिट कस्टमर था। अब हमने जॉर्ज का अकाउंट बनाना है, यानी अपने ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाना है। वो कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू जॉर्ज अ क्रेडिट कस्टमर ऑफ नूरी। अप्रैल 1 से स्टार्ट, देयर वाज नो बैलेंस ऑन जॉर्ज अकाउंट, मतलब कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस कैरी डाउन नहीं था। 10th को हमने सोल्ड गुड्स टू जॉर्ज ऑन क्रेडिट, इसकी एंट्री बनाएंगे, सोल्ड गुड्स ऑन जॉर्ज ऑन क्रेडिट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आ गया। ट्रेड डिस्काउंट मैंने कहा था कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, हमेशा कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो बार्गेनिंग के वक्त आप पैसे कम करवाते हो। कैश डिस्काउंट वो वाला डिस्काउंट होता है जब आप कस्टमर को, के कस्टमर जल्दी पैसे दे देते हो इसलिए उसको आप डिस्काउंट देते हो कि यार भैया अगर आप मुझे 10 दिनों के अंदर पैसे दे दोगे तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। अकाउंटिंग कहती है आपने सिर्फ कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड करना। फिर जॉर्ज ने कुछ गुड्स को रिटर्न कर दिया, ठीक है, जो हमने परचेज किए थे 20 अप्रैल को, वो आ गया। जॉर्ज ने कुछ पैसे गुड्स के लिए पैसे दे दिए। नोडी ऑफर पेमेंट टर्म्स ऑफ 2.5% कैश डिस्काउंट, द पेमेंट इज मिडन विद इन 28 डेज ऑफ सेल। अगर 28 डेज के अंदर जॉर्ज हमें पैसे दे देते हैं तो हम उसको 2.5% डिस्काउंट भी देंगे। अब ये जॉर्ज का अकाउंट बनाना है हमने। इसका बेहतरीन तरीका होता है कि अगर हम बिगिनर हैं तो हम पहले सारी जो एंट्रीज हुई हैं ना, उनका हम क्या करते हैं, हम उसकी डबल एंट्रीज बना लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जॉर्ज हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, इतनी हमें समझ आ गई। स्टार्ट करते हैं एंट्रीज बनाना, पहले हर एंट्री को लेके, ठीक है। तो सबसे पहले पहली एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री क्या कह रही है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जॉर्ज। सोल्ड की है गुड्स, तो डेबिट जॉर्ज हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल होता है डेबिट हमेशा, डेबिट जॉर्ज कितने से, 400 से, और क्रेडिट आपकी सेल्स हो जाएंगी, सिंपल, 400 से। पहली एंट्री ये हो गई। दूसरी एंट्री क्या है? दूसरी एंट्री है सोल्ड गुड्स टू जॉर्ज ऑन क्रेडिट 500 लेस
15% रेट डिस्काउंट। इसको मैं एक चीज़ कंफर्म कर लूँ इसके अंदर बस। तो इधर हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है, 15% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, अब आपने उसको 500 की चीज़ बेची, उसने आपसे बार्गेन किया, उसने कहा नहीं नहीं इसका रेट कम करें, रेट कम करें, तो आपने कहा चलो ठीक है हम आपको 15% डिस्काउंट देते हैं। अब टेक्निकली क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 500 की सेल्स रिकॉर्ड करेंगे कि डिस्काउंट करके जो हमने अमाउंट आई है उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन ये, आंसर इसका ये है कि आपने तो सेल 500 का नहीं ना किया, ठीक है, आपने तो उसको 15% डिस्काउंट दे दिया। सेल तो 500 का नहीं किया आपने, तो उसको 15% डिस्काउंट दे दिया। आप देखो फॉर एग्जांपल 15% डिस्काउंट करके इसका, यहाँ से हम कैलकुलेटर हमारे पास है, हम निकाल के देखते हैं कि डिस्काउंट बनता है कितना है। हम इसको सिंपली देखेंगे, 15%, और सॉरी 15%, 15%, um 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500, 75 से हम बनते हैं 400 और 500 माइनस 75। टेक्निकली आपने तो उसको 425 की चीज़ें बेची हैं। अब अकाउंटिंग ये मैं आपसे ही पूछता हूँ, बल्कि बता भी देता हूँ कि हमने 500 की चीज़ नहीं बेची, बेची हमने 425 की है। हम इसको 425 का ही रिकॉर्ड करेंगे। तो भाईजान आप, मैंने तो कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट हम उस तरह से रिकॉर्ड नहीं करेंगे जैसे हम कैश बुक के अंदर, हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर एक डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड बनाया था ना, वो नहीं हम रिकॉर्ड करेंगे। हम अज्यूम ही ये करेंगे कि हमने 500 वाली चीज़ 500 की बेची नहीं, हमने 425 की बेची। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें अज्यूम करेंगे डेबिट गुड्स 425, क्रेडिट सेल्स 425। कोई एंट्री इधर डिस्काउंट की नहीं होगी। जब याद है हमने डिस्काउंट अलाउड, अगर यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड होता या डिस्काउंट रिसीव्ड वाला चक्कर होता तो एक डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड की एंट्री भी होनी थी। तो ट्रेड डिस्काउंट आप रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन आप उसको कैलकुलेट जरूर करते हो। आपने चीज तो 425 की बेची ना, आपने डिस्काउंट दे दिया। तीसरी एंट्री पे आते हैं, गोड्स रिटर्न गुड्स। गोड्स ने कुछ रिटर्न्स को गुड कर, जो हमने परचेज 20 अप्रैल विद द लिस्ट प्राइस ऑफ $80। लिस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जो कि प्रोडक्ट के ऊपर लिखी होती है, और इसके ऊपर डिस्काउंट अप्लाई होता है, ठीक है। तो यानी कि जो हमने 20 अप्रैल को उसको गुड्स बेचे थे ना 500 के, 500 उसकी लिस्ट प्राइस थी, जो ऊपर उसके ऊपर टैग के ऊपर लिखी होती है, उसके ऊपर ही डिस्काउंट होता है ना हमेशा। डिस्काउंटेड प्राइस तो टैक्स के ऊपर नहीं लिखी जाती है, हमेशा लिस्ट प्राइस लिखी जाती है, उसके ऊपर फिर हम डिस्काउंट देते हैं। अब उसने कहा कि जो हमने 20 अप्रैल को खरीदे थे ना प्रोडक्ट्स, उसमें से उसने कुछ वापस कर दिए जिनकी लिस्ट प्राइस थी $80। लेकिन अगर हमें याद हो तो उसने ये जो सारे प्रोडक्ट्स खरीदे थे उसने 15% ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट के बाद खरीदे थे। अब इधर उसने हमें ये नहीं बताया कि $80, उसने कहा टैग के ऊपर प्राइस थी, लेकिन हमने 80 के तो नहीं खरीदे थे, हमें तो इस पे 15% डिस्काउंट मिला था। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि आफ्टर डिस्काउंट ये हमने कितने का माल वापस आया। इसका सिंपल तरीका क्या होगा, 80 इंटू 15 डिवाइड बाई 100। $12 के इस पे आपने डिस्काउंट दिया था उसको, 80 - 12, 80 की वो चीज थी, लेकिन 15% डिस्काउंट के बाद आपने उसको 68 की बेची थी। तो हमने क्योंकि ऊपर भी 425 यानी डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल्स रिकॉर्ड की थी, तो यहाँ पे अगर माल रिटर्न हो रहा है तो भी हम डिस्काउंटेड प्राइस पे ही रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी इधर एंट्री बनेगी, डेबिट सेल्स रिटर्न। या ऐसे ही हम क्वेश्चन इतने ज्यादा करेंगे, ये हमें पता चलना शुरू हो जाएगा 68, और क्रेडिट जॉर्ज हो जाएगा 68। इसको एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं मार्किंग स्कीम से। हाँ सेल्स 60 है, ठीक है। $80 उसकी टैग प्राइस थी, लेकिन आपने तो 15% डिस्काउंट दिया था, तो अब आपने कैलकुलेट किया कि यार हमने इसको 68 की बेची थी, वो तो टैग पे सपोर्ट लिखा हुआ था $80। उसके बाद लास्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री में देखते हैं क्या है, जॉर्ज पेड बाय चेक फॉर द गुड्स परचेज ऑन 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को उसने देखा सोल्ड गुड्स, जो जॉर्ज 400 का माल खरीदा था उसने उसके पैसे दे दिए, चेक पे कर दिया। लेकिन नीचे उसने लिखा हुआ है नूरी ऑफर्स पेमेंट टर्म्स ऑफ 2.5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 28 डेज ऑफ सेल। ये वो कैश डिस्काउंट है जो रिकॉर्ड होता है। अब हम देखते हैं कि उसने पैसे 28 डेज के अंदर अंदर ही दिए हुए हैं कि कब दिए हैं। 10 अप्रैल को उसने खरीदा और 23 अप्रैल को उसने वापस कर दिए और पैसे भेज दिए। तो उसने यानी कि 28 डेज के अंदर अंदर ही पैसे दिए, और अगर उसने 28 डेज के अंदर अंदर पैसे दिए तो उसको कैश डिस्काउंट मिला होगा। अब सिंस यहाँ पे हमें पैसे आ रहे हैं, तो हम हैं जो पैसे डिस्काउंट देने वाले हैं, तो हमने उसको डिस्काउंट अलाउड दिया है। अब इसकी एंट्री बनाते हैं। $400 आपको रिसीव होने थे,
और उसके ऊपर आपको कैश, आपने उसको कैश डिस्काउंट दिया 2.5% का, यानी कि हम कैलकुलेटर फिर से ओपन करते हैं। ओ सॉरी, मैंने कैलेंडर ओपन कर दिया। उसने हमसे 400 का माल खरीदा था, हमने कहा था 28 दिनों के अंदर अंदर पैसे दे दो, 2.5% डिस्काउंट देंगे। उसने कहा ठीक है मैं आपको 13 दिनों के अंदर, उसने 23 को ही पैसे दे दिए, 10 को खरीदा था। उसने 13 दिनों के अंदर पैसे दे दिए। अब वो 400 तो नहीं वापस देगा, उसने तो आपको 2.5% डिस्काउंट अवेल किया। देखते हैं डिस्काउंट कितना दिया होगा। मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100। सॉरी, 400 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइड बाय 100। आपने उसको डिस्काउंट दिया $10 का। अच्छा, मजे की बात है, क्या ट्रेड डिस्काउंट की तरह जैसे हमने 425 ऊपर ट्रेड डिस्काउंट बनाया था 15% वाला, इसको रिकॉर्ड करना है कि नहीं रिकॉर्ड करना? माइनस तो आप करोगे, ऑब्वियस सी बात है। क्या इस डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे कहीं पे? तो ये है कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट मैंने बताया था कि अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होता है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड होता। ट्रेड डिस्काउंट में वो पैसे कटेंगे जरूर, माइनस जरूर होंगे, लेकिन सेपरेट कोई डिस्काउंट की एंट्री नहीं बनेगी। कैश डिस्काउंट की सेपरेट डिस्काउंट की एंट्री भी बनेगी। तो नूरी ने सिंस हमें 28 दिनों के अंदर ही पैसे दिए हैं, तो हम उसको डिस्काउंट देंगे। उसने आपको टेक्निकली पे किया चेक, तो डेबिट होगा बैंक। बैंक होगा डेबिट कितने से? 390 से। 10 का आपने डिस्काउंट दे दिया, आप क्रेडिट कर दोगे जॉर्ज को 390। बाकी जो 10 है उसको रिकॉर्ड करोगे, ट्रेड डिस्काउंट की तरह छोड़ नहीं दोगे। उसकी एंट्री क्या बनेगी? ये आपने उसको डिस्काउंट दिया है कि यार ठीक है तुम डिस्काउंट दे दो। मैंने बताया था जब डिस्काउंट देते हैं तो उसका मतलब है डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड आप एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो। एक्सपेंस की नेचर क्या होती है? डेबिट। वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पे होगा डेबिट, डिस्काउंट अलाउड $10। हमने डिस्काउंट अलाउ किया डेबिट का, हमने एक्सपेंस खुद बेयर किया। और क्रेडिट आप कर दोगे यहाँ पे भी, क्रेडिट आप यहाँ पे भी कर दोगे जॉर्ज को ही, क्योंकि जिसको डिस्काउंट देते हैं वही नीचे लिखते हैं 10। ठीक है। तो ये होता है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में फर्क। वो देखो, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं बनी थी, लेकिन इसकी प्रॉपर, क्योंकि कैश डिस्काउंट है तो प्रॉपर एंट्री बनी है। दोनों डिडक्ट जरूर होते हैं, डिडक्ट जरूर होते हैं, लेकिन ये हमारी अम, बकायदा इसकी एंट्री भी बनती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिस्काउंट अलाउड इज आवर एक्सपेंस, क्योंकि आप डिस्काउंट देते हो, सो इट हैज डेबिट नेचर। ये साइड पे छोटी छोटी चीजें नोट करने वाली हैं, लेकिन ये आहिस्ते से याद हो जाती हैं। अब हमने ये सारी एंट्रीज बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे कि जल्दी से जाके इसका अकाउंट बनाते हैं। ब्रोड डाउन उसने कहा था कोई नहीं। पहली एंट्री क्या थी? डेबिट जॉर्ज, क्रेडिट सेल्स। जॉर्ज का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इधर लिख देंगे सेल्स, क्योंकि सेल्स की वजह से डेबिट हो रहा है। इधर आ जाएंगे सेल्स। सेल्स कितनी है जी? 400। उसके बाद जी डेबिट हो रहा है जॉर्ज, और क्रेडिट फिर से सेल्स हो रही हैं। डेबिट जॉर्ज हो रहा है और फिर से क्रेडिट सेल्स हो रही हैं। तो आप इधर ही फिर से लिख दोगे नीचे सेल्स, डेट लिखोगे साथ, ऑब्वियस सी बात है। सेल्स कितने से हो रही है जी? 425 से। ठीक हो गया। फिर तीसरी एंट्री क्या? डेबिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट जॉर्ज। अब यहाँ पे जॉर्ज क्रेडिट हो रहा है तो फिर आप यहाँ पे आ जाओगे, सेल्स रिटर्न कितने से? 68 से। इधर आप लिख दोगे 68। ठीक है। उसके बाद आपके पास एंट्री आ जाती है डेबिट बैंक क्रेडिट जॉर्ज, क्योंकि उसने पैसे भेजे होंगे तो क्रेडिट हो रहा है फिर से जॉर्ज, तो आप यहाँ पे लिखोगे बैंक कितने से? 390 से। और उसने लिखा हुआ है फिर चौथी एंट्री उसी की बनती है, डेबिट डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट जॉर्ज $10। फिर से जॉर्ज क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पे आप लिख दोगे डिस्काउंट अलाउड कितने से? $10 से। क्योंकि देखो जॉर्ज ने आपसे माल लिया था 400 का, पैसे वो दे रहा 390। आप 390 माइनस करोगे तो 10 का बैलेंस रह जाएगा। अब वो 10 का जो बैलेंस है वो आप खुद बेयर करते हो। आप वो जो डिस्काउंट उसको आप लाओगे ना, वो आप खुद बेयर करोगे, आप उसको अपना एक्सपेंस बना लोगे, चलो यार इसको अपना खर्चा बना लेते हैं। ठीक है।
तो आपने जॉर्ज का अकाउंट पूरे 400 से क्लोज हो गया, 390 जो उसने बैंक से पैसे दिए थे, और 10 आपने कहा कि यार इसको हम खुद पेयर कर लेते हैं, अपने पल्ले डाल लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसका अकाउंट वो करते हैं, बैलेंस करते हैं। बड़ी साइड ऑब्वियसली यही वाली लग रही है, तो 400 प्लस 425 हो जाएगा 825। ये बड़ी साइड है। इसी तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं ये 825 है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आएगा, बैलेंस कैरी डाउन आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये बन जाएगा 468। फिर से कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा। 400, सॉरी, 825 माइनस 390 माइनस 10 माइनस 68, ये आ जाएगा 357। यहाँ पे हम लिख देंगे 357, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा बैलेंस ब्रोड डाउन। नया कस्टमर था ना, इसलिए पहले कोई बैलेंस ब्रोड डाउन या कैरी डाउन नहीं, बैलेंस ब्रोड डाउन कोई नहीं था। लेकिन अब तो उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन हो गई हैं, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 357। 357 ये रिप्रेजेंट करा कि जॉर्ज ने अभी हमारे 357 नूडी को पे करने हैं। तो ये हमारा अकाउंट था, जो कि यहाँ पे हमारा अकाउंट क्लोज हो गया, बैलेंस ब्रोड डाउन 357। नीचे एक छोटा सा पार्ट है, कंप्लीट द टेबल टू नेम द सम डिवीजन ऑफ नोटिस लेटर विच विल कंटेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। इसको हम बाद में करेंगे, ये भी हमने नहीं पढ़ा हुआ। तो ये हमारा साथ उसने एक सिंपल सा अकाउंट भी बनवा लिया। ट्रेड डिस्काउंट कटा जरूर था, हमने ऑब्वियसली 500 का नहीं बेचा था, हमने बेचे 425 के थे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की कोई सेपरेट एंट्री नहीं हुई थी क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं होता। कैश डिस्काउंट उसने अवेल किया, तो वो कटा, उसकी भी 2.5% हमने काट के बैंक में हमने 390 डाले हैं। लेकिन साथ ही हमने एक डिस्काउंट अलाउड की भी एंट्री कर दी थी, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है कैश डिस्काउंट। तो ये हमारा बीआरएस का एक और क्वेश्चन हो गया फुल फ्लैच। और ये पूरा का एक क्वेश्चन था 25 मार्क्स, 20 मार्क्स का, ठीक है। सो ये इतना ही था, इसको यहाँ पे एंड करते हैं।